सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 18 भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज इस शीर्षक का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या की रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा उनको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। इस तरह लेखक जो हैं जाति प्रथा की आलोचना करते हैं और उनसे क्या सवाल पूछे जाएं तो अगर वह जाति प्रथा के विरुद्ध हैं तो उनकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा है? तो समता, स्वतंत्रता, भ्रातृता पर आधारित ही आदर्श समाज है। इस प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एक प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तो मनुष्य की क्षमता जो है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरी विशेषता जो है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? ये तो जाहिर सी बात है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सभी व्यक्ति में एक जैसी प्रतिभा नहीं होती, लेकिन तो फिर इसका क्या मतलब है कि उनके साथ असमान व्यवहार किया जाए? नहीं, समता विरोध करने वालों के पास इसका जवाब है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, परंतु
यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। अब देखिए, इस तरह से जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है, इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। इसके साथ ही अब जो बचा हुआ इसका अंश है, हम लोग अगले दिन उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।